बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली ओहम्स लॉ के बारे में है और इसका कुछ पार्ट आप पहले पढ़ चुके हैं अपने मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स में और अगेन हम इसको यहाँ पर रिवाइज़ करने जा रहे हैं। अभी तक हम ये बात कर चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ़्लो करता है और उसकी रीज़न पोटेंशियल डिफरेंस होती है जो कि करंट को फ़्लो करवाती है, और जो कैरियर्स करंट को फ़्लो करवा रहे हैं वो बेसिकली चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि एक कंडक्टर में से कितना करंट फ़्लो करेगा, उसकी अमाउंट क्या होगी एग्जैक्टली अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें तो फिर हमें क्या करना होगा। या अगर हम दो डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स लेते हैं और उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो क्या दोनों कंडक्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ़्लो करेगा। तो इन सवालों के जवाब हमें बेसिकली ओहम्स लॉ से मिलते हैं। और ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ एक ऐसा कानून है, एक स्टेटमेंट है जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने दी थी। पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओहम्स लॉ इज स्टेटेड एज the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided that physical states such as temperature, etc. of a conductor remains constant. ओहम्स लॉ के मुताबिक जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो कि उस कंडक्टर के अक्रॉस उसके एंड्स पे हमने प्रोवाइड किया है। लेकिन लिमिटेशन इसमें क्या है कि जो कंडक्टर है उसकी फ़िज़िकल स्टेट और टेम्परेचर ये भी रोल प्ले करेंगी करंट की अमाउंट को कैलकुलेट करने में। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो स्टेटमेंट के पहले पार्ट को हम लिख सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और हमेशा जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं तो फिर हम उसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं, और इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो कांस्टेंट बेसिकली मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम अपने इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी या कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो R होगा। और इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा V इज़ इक्वल्स टू आई आर, वेयर R इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और R को हम बेसिकली रेजिस्टेंस कहते हैं। ये R क्या है? ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से डिफरेंशिएट करता है। अगर आप तमाम फैक्टर्स कॉमन कर दें, सेम कर दें, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करें दो डिफरेंट कंडक्टर्स के अक्रॉस, तो उनके दरमियान जो करंट फ्लो करेगा वो सेम नहीं होगा। रीज़न R है क्योंकि दोनों का जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या रेजिस्टेंस, वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, लिहाजा करंट की अमाउंट भी डिफरेंट होगी। रेजिस्टेंस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो ये बेसिकली अपोजिशन है, मुज़ाहमत है करंट के फ़्लो में। करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो में जो मुज़ाहमत या अपोजिशन है उनके आपस में कोलिजन की वजह से वो जो है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है और इसका सिंबल जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करें तो हम इसी लॉ को, जो कि ओहम्स लॉ है, इसको यूज़ करते हुए रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल आती है V/I के। ओहम इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगा और फार्मूला यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर होगा। रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें से नेचर ऑफ दैट कंडक्टर, जो कंडक्टर आपने यूज़ किया है उसकी नेचर क्या है। नेचर से क्या मुराद है? आपको मालूम है कि जो मटेरियल हैं, सॉलिड्स हैं या लिक्विड हैं, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी में कैटेगराइज करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म में। तो ये नेचर होगी बेसिकली। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी कि आपने जो भी मटेरियल लिया है, आया कि वो कंडक्टर है, मेटल है, या इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है,
या सेमीकंडक्टर है, यानी मेटल और इंसुलेटर के दरमियान की प्रॉपर्टीज़ रखता है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है डायमेंशंस। आपने जो कंडक्टर लिया उसकी शेप क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इन तमाम फैक्टर्स पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। और थर्ड फैक्टर है फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट से मुराद ये है, एक तो मुराद आप ये ले सकते हैं कि आपने जो कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया है आया कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, या आप फिज़िकल स्टेट में ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने चलें सॉलिड ही ले लिया है तो उस सॉलिड का टेम्परेचर कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, इस तरह की चीज़ों पर भी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस जो है वो होगी। अब वो तमाम कंडक्टर्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, वो तमाम कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि ओहम्स लॉ को ओबे करने का क्या मतलब है। ओहम्स लॉ को ओबे करने का मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़े ना, ठीक है। या दूसरे टर्म्स में वो तमाम कंडक्टर्स जिन में से जब करंट पास करेगा और आप वैल्यूज़ को नोट करेंगे और वोल्टेज और करंट के दरमियान एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आए, तो ऐसे कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर्स कहेंगे, या वो कंडक्टर्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। कुछ सिंपल एग्जांपल्स अगर हम बात करें ओहमिक कंडक्टर्स की, तो प्योर मेटल्स जैसे कि कॉपर, या इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि कॉपर सल्फेट हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये ओहमिक कंडक्टर्स हैं। इनकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट कुछ सर्टेन टाइम के अंदर कांस्टेंट वैल्यू रखती है और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अब आपके पास यहाँ पे सामने दो ग्राफ्स शो कर दिए गए हैं, ये वोल्टेज और करंट के दरमियान का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखिए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन डजंट मीन कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए या सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए। ये जो आपको टिल्टेड लाइन नज़र आ रही है ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिली, इस ग्राफ में भी आपको स्ट्रेट लाइन मिली। ये दो डिफरेंट कंडक्टर्स के आईवी ग्राफ हो सकते हैं। फ़र्क इनमें स्लोप का फ़र्क आ रहा है। स्लोप मींस ढलवान। तो अगर आप देखें तो इसकी ढलवान या इसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का हम यहाँ से डायरेक्टली अंदाज़ा हमें हो जाता है कि एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, या दूसरे कंडक्टर से ज़्यादा है या कम है। कैसे मालूम होता है? अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हम मैथ्स में एक फैक्टर, एक नंबर निकालते हैं जिसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। स्लोप निकालने का प्रोसेस ये होता है कि जो भी आपके पास ग्राफ है उसमें वाई एक्सिस पर जो 2 पॉइंट्स और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स को लीजिए और फिर उनको डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो स्लोप होगा। यानी आपने यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट्स लिए और उनको वाई एक्सिस पे नोट कर लिया, डेल्टा यानी चेंज ले लिया, और इसी तरह से आपने एक्स एक्सिस पे डेल्टा वी निकाल लिया। अब डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी करेंगे तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जिसको फिजिकली स्लोप कहा जाएगा। इस स्लोप का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, तो वापस चलते हैं हम ओहम्स लॉ पे। तो यहाँ पे देखिए V इज़ इक्वल्स टू आई आर, या यहाँ से देख लीजिए R इज़ इक्वल्स टू V ओवर I। R को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो वोल्टेज ओवर करंट के इक्वल होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है करंट ओवर वोल्टेज, तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस का इन्वर्स होती है, ठीक है। तो स्लोप इज़ इक्वल्स टू I ओवर R है। इन केस कि अगर आपने y एक्सिस पे करंट को और x एक्सिस पे वोल्टेज को लिया हुआ है, तो जिसकी स्लोप ज़्यादा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्लोप का इन्वर्स रिलेशन आ गया है हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ। जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसके रेजिस्टेंस कम होगी और जिसकी स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो अब इन ग्राफ्स को देखिए, यहाँ पर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसकी स्लोप कम है तो इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा, लार्ज रेजिस्टेंस होगी। और इस लाइन की स्लोप बहुत ज़्यादा है लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस स्मॉल होगी। तो ये ग्राफ भी एक बहुत अच्छा मेथड है दो डिफरेंट कंडक्टर्स को, दो डिफरेंट ओहमिक कंडक्टर्स को कंपेयर करने के लिए। तो आई होप कि ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं या ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है वो ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। इससे ऑपोजिट हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आते हैं, यानी वो कंडक्टर्स जो कि
फ्लो ऑफ करंट के दौरान अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते रहते हैं, या उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, वो तमाम कंडक्टर्स नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इसीलिए जब हम इन नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, आई वी कर्व ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी बल्कि कर्व्ड लाइन आएगी। तो आपको यहाँ पे 5 नॉन ओहमिक कर्व्स दिखाए गए हैं और इनको कंपेयर करने के लिए एक ओहमिक कर्व दिखा दिया गया है। तो इस केस में आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है फॉर ओहम्स लॉ, लेकिन बाकी तमाम केसेस में ये नॉन ओहमिक कंडक्टर को शो कर रही है, यानी लाइन किसी भी शेप में कर्व हो सकती है, लाइक दिस और दिस एंड सो ऑन। तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की जो बेसिक हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो सबसे जो फेमस है वो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है। इसमें जो फिलामेंट है वो बेसिकली हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, और इस वजह से यहाँ पर कर्व आ जाता है। स्ट्रेट लाइन चलते चलते जैसे जैसे टाइम बढ़ जाएगा तो ये कर्व आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ रहा है। इसी तरह एक और जो बहुत मशहूर एग्जांपल आपके पास नॉन ओहमिक कंडक्टर की है वो सेमीकंडक्टर डायोड हैं। सेमीकंडक्टर डायोड की रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब करंट का फ्लो बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें आप फिर गैस डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कस कर सकते हैं, थर्मिस्टर को डिस्कस कर सकते हैं, थर्मियोनिक डायोड्स एंड सो ऑन, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे नॉन ओहमिक कंडक्टर को हमने डिस्कस कर लिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन जो रेजिस्टेंसेस के हैं, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इनको रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाएं इस टॉपिक के ऊपर, और फिर इसको समझने के बाद अपनी बुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.3 सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच।